Hi everyone, welcome to Biology for SSC, and we are starting with human body systems. Actually, there is a little change in my plan once again. I'll explain you why. So what happened is I didn't get SSC directed, like SSC specific material of genetics. जेनेटिक्स का जो एसएससी स्पेसिफिक मटेरियल है वो मुझे किसी रेफरेंस बुक या ऐसे कोई बुक में मिला नहीं. आई हैव बुक्स जो नीट डायरेक्टेड है, जो ग्रेजुएशन के मेरे बुक्स हैं, बट दैट्स प्रिटी लाइक दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू एंड वी डू नॉट हैव टू डू मोर देन इनफ. यू जस्ट हैव टू डू अप टू द लेवल ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, जेनेटिक्स को हमने सिर्फ एसएससी लेवल तक का कवर करना है, उससे ज़्यादा हमने साइंटिस्ट नहीं बनना है. सो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वाज लुकिंग to the previous year's question of genetics, actually there are questions coming from genetics, but there isn't any specific material available. होगा कोई material available, at least I don't have it at the present time. So what happened was I am little busy in my semester exams and I have to make the material by myself. जो genetics का material है, I will make that material by myself. I will look up to the questions which have come in the previous years and make a material जो उसके हिसाब से previous years के हिसाब से I will make the material. But at present time I am little occupied. So once I am done with my semester exams, we will jump to genetics. Till then we will do human body systems. This is very interesting topic, one of my favorite. अब आप ये कहोगे इसको भी मैंने फेवरेट बोल दिया, सभी फेवरेट हो जाते हैं मेरे. सो इसको भी मेरी फेवरेट लिस्ट में काउंट कर लो बिकॉज इट इज वर्थ द फेवरेट लिस्ट. तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को पढ़ने से पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को, इसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं. फिजियोलॉजी को फिर कभी समझेंगे, आज हम समझते हैं ह्यूमन बॉडी के कुछ बेसिक्स. ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को हम जब पढ़ने जाते हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, respiratory system, excretory system, reproductive system, all these systems which manage our human body as a whole, they are called human body systems. Okay, so before moving on body systems, हम इसकी जो बात है उसकी जड़ तक जाके देखते हैं. ओके, हमने सेल पढ़ा. सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक building block of an organism. Cell is called a building block of an organism. Let me tell you one example. Here you have amoeba. So those of you who do not know what is amoeba, तो amoeba एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है. ओके, तो अमीबा इज एन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पर ये सेल सरवाइव करता है. अमीबा एज एन ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में सरवाइव करता है. कैसे? इसके पास खुद के एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये जो सेल है आपका, दिस सेल इज होल ऑर्गेनिज्म. ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये डाइजेशन भी परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करता है और रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है. तो सारे जो ये फंक्शंस एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल में हो रहे हैं. और ह्यूमन बॉडी दिस इज यूनिसेल्यूलर, यू नो. तो ये सभी काम सिर्फ एक सेल से चला रहा है वो सब. पर हम जब अपने टिश्यू जब हम मल्टी सेल्युलरिटी की बात करते हैं, मल्टी सेल्युलरिटी मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, यानी मल्टी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो जब ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ एक सेल से ना बनकर बहुत सारे सेल से बनी होती है. और जैसे अमीबा के अंदर आपको अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ये सेल का कुछ पार्ट कोई फंक्शन कर रहा है, सेल का दूसरा पार्ट कोई और फंक्शन कर रहा है. ऐसे ही जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सेल्स के कुछ ग्रुप बने होते हैं. उन सेल्स के ग्रुप को हम नाम दे देते हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4.
ग्रुप 1 का काम है डाइजेशन, डाइजेशन यानी खाने को पचाना। ग्रुप 2 का काम है एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करना। ग्रुप 3 का काम है रेस्पिरेशन, सांस लेना। ग्रुप 4 का काम है रिप्रोडक्शन, यानी अपने बच्चे पैदा करना, अपनी प्रोजेनी बढ़ाना। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके मेंबर्स कौन है? सेल्स। ओके, जैसे आप अपने क्लास में ग्रुप बना सकते हो, जस्ट डिवाइड योर क्लास इनटू 4 पार्ट्स। ग्रुप 1 में आप रखो 10 स्टूडेंट्स को, जो 10 स्टूडेंट्स सिमिलर काम करेंगे, सिमिलर आउटपुट देंगे। ओके, जैसे जैसे कि आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड टू ग्रीट एनीवन, बर्थडे विश करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। Just divide your class into 4 parts. Give them different tasks. ग्रुप 1 को काम मिला है ग्रीटिंग कार्ड बनाने का। तो इस ग्रुप के जो बच्चे होंगे वो भले ही सिमिलर हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हैं यानी कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करके क्या आउटपुट देंगे? ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। ऐसे ही ग्रुप 1 है हमारी बॉडी में, तो ये जो ग्रुप 1 के अंडर जो सेल्स आएंगे, ये सेल्स एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक सेम आउटपुट देंगे। सेम आउटपुट क्या देंगे? डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे वहां हमको जैसे वहां हमको ग्रीटिंग कार्ड मिल रहा है, इधर हमको मिलेगा डाइजेशन ऑफ फूड। सिंपल। सो इन ग्रुप्स को हम कह देते हैं टिश्यूज। इन ग्रुप्स को हम कह देते हैं टिश्यूज। This is group 1 is also tissue. Group 2 is another kind of tissue. Group 3 is one another kind of tissue, and group 4 is another kind of tissue. Let us revise cell. Cell को revise करते हैं. Cell क्या होता है? It is a fundamental unit of life. अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर देता है। पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? In complex body of multicellular organisms, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well-organized manner, जो हमने पहले ही देख लिया है। तो मल्टीसेल्यूलर जो आपके एनिमल्स होते हैं, उनमें जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस होता है, सिर्फ सेल परफॉर्म नहीं करती, जो इंटरसेल्यूलर, जैसे कि इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? 2 सेल्स है, ठीक है, 2 सेल्स के बीच में जो मटेरियल भरा होगा, सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बीच में, आई सेड दैट रॉन्ग। इंटर मतलब 2 सेल्स के बीच में, इंटरसेल्यूलर। ओके, इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है? सेल के अंदर। इंटरसेल्यूलर मतलब क्या है? 2 सेल्स के बीच में। So in intercellular animals, a group of cells along with its intercellular substance perform a specific function. जब ये group of cell along with its intercellular material, जब ये ग्रुप आपका सेल का और इसका इंटरसेल्यूलर मटेरियल भी एक सिमिलर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन जो है, जिनको टास्क दिया गया है, इन सेल को और इनके इंटरसेल्यूलर मीडियम को ये टास्क दिया है कि आपको डाइजेशन कंप्लीट करना है। ये जो आपकी सेल है, इस ग्रुप को एक टास्क मिला है अलोंग विद इट्स इंटरसेल्यूलर मीडियम कि आपको डाइजेशन परफॉर्म करना है। सो दैट इज अ स्पेसिफिक फंक्शन विच दे आर परफॉर्मिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सेल को, ये जो सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को अलोंग विद इट्स इंट्रासेल्यूलर I'm really sorry. Along with its intercellular medium, along with its intercellular substance which is present between a number of cells, इसको हम कहते हैं टिश्यू। I hope I'm clear. जैसे कि आपके क्लास के ग्रुप में आप और भी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, जैसे कि आप बेंचेस भी इंक्लूड कर रहे हो, तो along with your benches, along with the students, number of students, they are called group 1. तो ऐसे ही जो cells है along with its intercellular material, they are called tissue. I hope I'm very clear with the definition of tissue.
Moving on, all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. हम कितने भी complex हो जाएं, complex का मतलब क्या होता है? Complex is nothing but हम evolution में आ गए, है ना? हम evolution पढ़ चुके हैं तो हम advanced है, okay? सबसे लाइक हमारा evolution हो चुका है, कितने भी complex हम बन गए हो, ठीक है, कितने भी कॉम्प्लेक्स बन गए हो, पर हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट जो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 4 टाइप का टिश्यूज पाया जाता है, 4 टाइप का टिश्यू पाया जाता है. उस टिश्यू को हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा टाइप होता है. और ये जो टिश्यूज है, कई बार इनका नाम आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स में, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपका ये जो बेसिक पार्ट टिश्यू का इंट्रोडक्शन है, टिश्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा ना पहले बता देते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, so that when we jump into the human physiology, when we jump into human body systems, things are not complicated for us. Okay, so all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. सेल्स जो हैं, सेल्स ग्रुप बनाती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनको हम टिश्यू कह देते हैं. टिश्यू से नेक्स्ट लेवल क्या होता है? ऑर्गन. टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. ओके, सो दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन. ये कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस जो होते हैं और कुछ पैटर्न्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं. ऑर्गन का फॉर्मेशन हम जब देखेंगे जब हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ रहे होंगे. अभी सिर्फ हम टिश्यूज का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. वी विल नॉट टॉक अबाउट ऑर्गन्स इन स्पेसिफिक, बट ओनली विल टॉक अबाउट टिश्यूज इन जनरल. ओके, सो टिश्यूज, when they make a specific group, or when they are present in a specific proportion or a pattern, they will form organ, they will form organ. organ जो होंगे वो अपना काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टमक है, स्टमक इज ऑर्गन. स्टमक के साथ और कई ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कह देते हैं दिस इज ऑर्गन सिस्टम. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये एक स्पेसिफिक परफॉर्म जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. तो दिस सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. तो सबसे पहले आया सेल, देन टिश्यू, फिर आएगा ऑर्गन, फिर आएगा ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद अपनी ह्यूमन बॉडी बन जाती है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद every level that I'm explaining. Moving on, when 2 or more organs perform a common function by the physical and chemical interaction, they together form organ system. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक्चुअली ये मैंने इसीलिए लिख दिया है, otherwise I do not write these much notes in my lecture. I am writing them because I'm not uploading notes, typed notes. I'm not uploading specifically the notes of these lectures because I'm busy, as you know, I'm busy, little busy. तो इसीलिए ना मैंने इसी में include कर लिया है, so that you can take screenshot and it will not become difficult for you to make notes. So for your convenience, I have wrote all of this stuff here. ठीक है. डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है? देखो, डिविजन ऑफ लेबर को मैंने आपको सेल में एक्सप्लेन किया था. तो जब कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स में से जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है, ग्रुप्स हैं जो, उनमें काम डिवाइडेड है. द वर्क इज वेरी क्लियर, लाइक एवरीवन इज क्लियर विद द वर्क. सबको पता है किसको क्या करना है. तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके काम कर रहे हैं और सबका काम स्पेसिफिक है, उसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. ऐसे हमारी बॉडी में होता है, हम ग्रुप्स में बांट देते हैं, हम ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं. टिश्यूज इज अ ग्रुप, टिश्यू इज अ ग्रुप, ऑर्गन इज अगेन एसोसिएशन ऑफ टिश्यू. तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अपना जो ऑर्गन है वो ऑर्गन अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे काम क्या है? ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करवाना. So this is called division of labor when you have a clear vision of what you have to do in your life.
लाइक ह्यूमन बॉडी हैज फाउंड इट्स पर्पस. तो जिसका पर्पस क्लियर होता है लाइफ में, he is sorted, he or she is sorted. So our human cells tissues are sorted for life just because they have division of labor. Animal tissues सिर्फ 4 टाइप के होते हैं. One is epithelial, connective, muscular, neural. Epithelial, connective, muscular, neural. Epithelial, connective, muscular, neural. Repeat it because it is new to you and it might be difficult to learn them. So repeat them as many times as you can. Epithelial tissue क्या होता है? So this tissue has free surface which face either of the body fluid outside the environment. बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? कवरिंग करना. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ जहां भी आता है तो वो कवरिंग करता है. बेसिकली कवर चढ़ाने के लिए एपिथेलियल टिश्यू का काम आता है. तो या तो ये बॉडी फ्लूइड की साइड में होता है, लाइक बॉडी फ्लूइड के तरफ इसका फेस होता है, या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट में. तो व्हेन यू लुक एट द ह्यूमन बॉडी, आई एम नॉट वेरी गुड एट. So suppose this is a human body, okay? Here will be your hands. ठीक है. So यहाँ पर आपका बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ऐसे बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो हो सकता है इस साइड में प्रेजेंट हो, इधर प्रेजेंट हो सकता है बाहर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा हो. जैसे आपका स्किन इट इज एन एपिथेलियल टिश्यू. सो नेक्स्ट टाइम यू से anyone, hey, you look very beautiful, you have to say, hey, you have such a beautiful epithelial. Yeah, that's the reality. हमको जो दिखता है वो सिर्फ एपिथेलियल होता है, यानी हमारी स्किन इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट टिश्यूज. एक्चुअली स्किन इज एन ऑर्गन. स्किन को हम ऑर्गन कंसीडर करते हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्किन को हम ऑर्गन किस लिए बोलते हैं. पर जो स्किन किस टिश्यू से बना होता है, स्किन इज एन ऑर्गन, तो ऑर्गन के अंदर टिश्यूज भी तो प्रेजेंट होने चाहिए ना. तो जो टिश्यूज स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. आप किसी को ये बोलते हो कि आप बहुत सुंदर हो, माई मदर इज ब्यूटिफुल. सो माई मदर इज इन ब्यूटिफुल, शी हैज अ ब्यूटिफुल एपिथेलियल टिश्यू. जस्ट जोकिंग. सो जॉक्स अपार्ट, मूविंग ऑन. ये आपको समझ में आ गया, या तो ये बॉडी फ्लूइड के साइड में फेस करता है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है. बेसिकली इसका काम क्या होता है? कवरिंग करना. एक और मैंने बात पढ़ी कि जो स्किन होती है, आपकी स्किन होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. स्किन इज इन एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है. ब्लड वेसल्स डायरेक्ट नहीं जाते एपिथेलियल टिश्यू के. तो होता क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है. सपोज दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके नीचे एक और टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसका काम है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? स्किन को बांधे रखता है, यानी जो एपिथेलियल है ना उसको बांधे रखता है, उसको जोड़े रखता है, कनेक्ट करे रखता है. कनेक्टिव के नाम से ही साफ है, कनेक्टिव का काम होगा कनेक्ट करना. तो आपका जो एपिथेलियल है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं बेसिकली. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक टाइप का और टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के पास अच्छी खासी ब्लड वेसल्स. वेसल्स क्या होते हैं? बर्तन. जिन बर्तनों में हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो जिन बर्तनों का यूज करता है ब्लड को, अपने खून को हर कोने कोने तक पहुंचाने के लिए. जैसे हमारे घरों में वाटर सप्लाई होता है, जो पाइप्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी पाइप्स ही होते हैं. तो उन पाइप्स को हम वेसल्स बोल देते हैं. वेसल्स बेसिकली बर्तन होता है. ठीक है. तो कुछ ऐसे इसमें टेक्निकल वर्डिंग नहीं है, साइंटिफिक वर्डिंग नहीं है जो समझ ना पाओ. तो जो वेसल्स होते हैं, जो आपके पाइप होते, कनेक्शन होता है ब्लड का, वो कनेक्टिव टिश्यू तक आके रुक जाता है. इधर आके रुक जाता है कनेक्शन. ठीक है. इधर आके रुक गया. अब क्या होता है कि आपका ये जो ब्लड है,
जो कनेक्टिव टिश्यू तक आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू तक सप्लाई हो रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आपके पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं। अभी बस इतना याद रखो, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस फॉर मूविंग फ्रॉम वन मेम्ब्रेन, मतलब पासिंग अ मेम्ब्रेन, आपको एक मेम्ब्रेन पास करनी है और पार्टिकल्स को मूव करवाना है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो कनेक्टिव टिश्यू से जो आपका ब्लड होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज करेगा इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ब्लड आ गया और बेसमेंट मेम्ब्रेन अब इसको सप्लाई कर देगा ऊपर एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो ऐसा नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू में खून नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप अपनी स्किन काटते और नथिंग विल बी देयर, नथिंग वुड बी देयर। तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट वेसल्स नहीं आते हैं, पर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू हम इस पे ब्लड पहुंचाते हैं हमारी बॉडी ऊपर, क्या है ये, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू तक। ओके, सो दैट्स द थिंग, दैट्स सिंपल थिंग। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक और चीज होती है जो आपके टिश्यूज होते हैं। टिश्यू इज नथिंग बट अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल ही तो है ना सिर्फ एक टिश्यू, सेल्स का ग्रुप ही तो है ना एक टिश्यू। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक टिश्यू बनाएंगे जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो आपका होता है उसमें जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, the matrix which is present, material which is present between the cells which is very less, वो बहुत कम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। यानी जो सेल्स हैं आपके उनके बीच में आपको स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम पढ़ेंगे जैसे जैसे फर्दर हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को पढ़ने जाएंगे, आगे हमारा काम आएगा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। So the cells are compactly packed with a little intercellular matrix. Usually blood vessels are absent in epithelial cells. हाँ, blood vessels are absent, but that does not mark the absence of blood. Blood की absence कोई mark नहीं करता है। That does not mean कि अगर vessel नहीं है तो blood भी supply नहीं होगा। However, underlying connecting, underlying मतलब नीचे, like under मतलब नीचे, lying मतलब lie करना, lie लेटना, प्रेजेंट होना, जस्ट lie करना, ठीक है, लेटना नहीं, आई एम सॉरी, lie करना यानी उसके नीचे प्रेजेंट होना, अंडर लाइंग। तो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज आर वेल सप्लाइड with blood vessels. Okay, so नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके पास अच्छी खासी सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से कहाँ पे जाते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाएगा और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पहुंचा देगी ऊपर एपिथेलियल टिश्यू में। अब चलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम क्या होता है, कनेक्ट करना। जहां पे भी कनेक्शन काम आएगा तो उसको हम कह देंगे, देखो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। स्किन क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गन, इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, connective tissue is the most abundant tissue. Okay, these are important things and can be asked in your exams, क्योंकि आप ये सोच सकते हो स्किन तो एक टिश्यू है ना, अगर एपिथेलियल है, स्किन भी हमारा एपिथेलियल है, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज टिश्यू, बट दैट इज नॉट थिंग, वो ऑर्गन होता है, स्किन इज एन ऑर्गन। So connective tissue are the most abundant and widely distributed in body of complex organisms. They are named connective क्योंकि इनका काम ही कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिंग सपोर्टिंग हम देखेंगे जब जब हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम आएगा, बस आप इसका नाम याद रख लो, ऐसा कुछ होता है, ताकि हमें जब हम स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ें, जब ह्यूमन बॉडी सिस्टम हम स्पेसिफिकली पढ़ें, दैट द थिंग्स डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। सो मसल टिश्यू, जो टिश्यू मसल्स को बनाता है, सिंपली दैट इज कॉल्ड मसल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स कौन सी होती है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरल टिश्यू को हम बेसिकली ब्रेन से एसोसिएटेड
जो चीज़ें होंगी उनमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्रेन का भी एक सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन जैसे वर्क करता है। हार्मोनल सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं हम, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जैसे ऑल ओवर द ह्यूमन बॉडी सिस्टम का आपको एक रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा हर एक सिस्टम काम करता है। आई होप आई मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर। इफ एनी डाउट स्टिल परसिस्ट, अगर अब भी कोई डाउट है, यू कैन फ्रीली आस्क मी। कैसे? आई विल टेल यू हाउ। तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल का होम मिलता है, इधर यू विल गेट वीडियोस। यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, इधर आपको अबाउट सेक्शन मिलता है। सो जस्ट गो टू अबाउट पे क्लिक करोगे आप तो आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। पहला लिंक होगा वेबसाइट का, ऐसे करके कोई साइन है वेबसाइट का। फिर दूसरा लिंक होगा ब्लॉग का। थर्ड लिंक इज आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आस्क योर डाउट के ऊपर क्लिक करना है। दिस विल डायरेक्ट यू टू अ फॉर्म। एक फॉर्म काइंड ऑफ थिंग पे ये आपको डायरेक्ट कर देगा, और वहां पे कुछ स्पेस होगा आपको अपनी क्वेरी लिखने का। जस्ट नोट डाउन योर क्वेरी देयर, just write down your query there, and I will explain you whatever you face difficulty in. Okay, so this was the basic of human body systems. इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स में, जिनको पढ़ने में बहुत कि बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं। एक तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है, हमारी खुद को पढ़ना इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरा, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर, आई विल बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग दिस चैप्टर। तो जितने इंटरेस्ट से मैं पढ़ाती हूँ, आई थिंक उतने इंटरेस्ट से फिर आपको वो चैप्टर समझ आता है। सो थिंग्स विल बिकम क्वाइट ईजियर, एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, यू नो। सो या थोड़ा सा टाइम लग जाए, हैव पेशेंस, बट आपको ऐसे समझ आएगा कि आप जिंदगी भर किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप मार नहीं खाओगे। दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।